हेलो एवरीवन। भाई वापस। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज हम लोग जो है नेक्स्ट कुछ 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं हमारे लाइव डिटेल सॉल्यूशन के साथ विद डिस्कशन। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो एंड लगेगा। एंड अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना, शेयर करो अपने अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ। और अगर आप इंटरेस्टेड हो क्रैश कोर्स में इनरोल होने के लिए तो आप इनरोल हो सकते हो। क्रैश कोर्स की 2025 आपका इसके अंदर हम कर रहे हैं। अभी आपको आइडिया लगवा रहे हैं कि किस तरीके का क्वेश्चंस करते हैं। आपने अभी जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आया, आप उसमें भी देखते हो कि सबने बोला कि आप रिवीजन किस बेसिस पे करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बेसिस पे रिवीजन करो, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और इसीलिए मैं अभी पहले स्टार्ट करी हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइडिया लगेगा आपको कि क्या पढ़ना है, क्या छूटा हुआ है आपको अभी भी, क्या पॉइंट्स है जो पीछे है, और तब हम की पॉइंट्स पे चलेंगे ताकि वो और इफेक्टिव हो। तो जो भी लर्नर इनरोल करना चाहते हो, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, यू कैन इनरोल इट। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा कोर्स होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका मल्टीपल अटेम्प्ट नेट है लेकिन जेआरएफ नहीं हो रहा, या जिनका मल्टीपल अटेम्प्ट है लेकिन नेट भी नहीं हो रहा। तो वो ये कर सकते हैं। मल्टीपल अटेम्प्ट है, इट मीन्स कि उन्होंने कोर्सेज कंप्लीट सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। या फिर मेरे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जिनका नेट हुआ है, जेआरएफ नहीं है, या जेआरएफ नेट नहीं हो पाया है एक बार दो बार देने से, वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हो तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो आप। 3 महीने, 6 महीने, 3 महीने, सबका आपके पास ऑप्शन होता है। तो आप वो भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करें फिर हम लोग आज का सेशन। रेडी हो सब? जल्दी से एक थम्स अप का साइन दो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक थम्स अप का साइन दो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। आई होप कि सब लोग आ चुके हो, स्लाइड्स विजिबल है, सब कुछ। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करो। नॉट रिजेक्ट। अब हम लोग रिलेट करते चलेंगे 2022 का, जब शिफ्ट वन कर रहे थे, आई मीन शिफ्ट टू कर रहे थे। नहीं, शिफ्ट वन था ना वो, हाँ शिफ्ट वन कर रहे थे। तो उसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिजेक्ट, है ना। ये नॉट नहीं था क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्जाम हुआ था। तो ये पैरेलल क्वेश्चन बना था, सेम सेम क्वेश्चन मिलेगा। आप मॉक टेस्ट भी दोगे इसका, और जब आप ऐसे भी क्वेश्चन दोनों को साथ में लेके बैठोगे तो देखोगे साथ साथ। तो वहां हमारा ऑप्शन था, क्योंकि रिजेक्ट पूछा था तो 4 बार पूछा, डज नॉट रिजेक्ट, यानी ये 4 बार बुधा जानिया, ये तीनों क्या करते, रिजेक्ट करते हैं वैदिक ऑथोरिटी को। तो बचा एक ही ऑप्शन, वो कौन सा, सांख्या फिलोसफी। हमारे जो सद दर्शन है वो सारे डज नॉट रिजेक्ट, उसके अलावा ये तीनों जो है हमारे रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 2। वेरी गुड, बिल्कुल। तो यहाँ हमारा क्या, नॉर्मेटिव थ्योरी। रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी किसकी बात करता है, जब हम कोई चीज किसी के कंपैरिजन हो, से क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। यानी सापेक्षिक वंचना, यानी हम सापेक्ष किसी के कंपैरिजन में हम वंचना की बात करें, यानी कमी की बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, राइट, है ना। किसी के सापेक्ष में हम कमी की बात कर रहे हैं, दैट इज रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी। एंड रिलेटिव, गुड इवनिंग, रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव हमारा क्या, किसी से रिलेट, मेरे पास बंगला है उसके पास झोपड़ी है, तो झोपड़ी वाला को हमसे कमी फील होगा कि उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। दैट इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। हमारा कौन सा कंसेप्ट होता है, जहाँ हम क्या कहते हैं, रेशनल एक्टर्स वगैरह जो होते हैं, हम किस तरीके से किसी सोशल मूवमेंट के लिए अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर पा रहे हैं, इकट्ठा कर पा रहे हैं, है ना, ताकि हम सोशल मूवमेंट कर सके। पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी, जो कि हमारे न्यू मूवमेंट्स, न्यू पॉलिटिकलाइज, इनके लिए फाइट करती है। नॉर्मेटिव थ्योरी, ये क्या है हमारा, ये ब्रांच पॉलिटिकल थ्योरी के कंसर्न है, लेकिन ये एथिकल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पे काम करता है रैदर की सोशल मूवमेंट पे, इसीलिए ये सोशल मूवमेंट से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये द्वादश निदान के बारे में पूछा। टोटल 12 लिंक होते हैं, और 12 लिंक को हम लोग हिंदी में बुद्धिज्म में क्या कहते हैं, द्वादश निदान। जिसके अंदर बीच का हिस्सा अगर याद करें तो सददर्श,
सद, निरूपा, ये सब आता है। वेदना, तृष्णा। तो आपको 12 याद रखने होंगे एट एनी कॉस्ट। तो बिल्कुल यहाँ माइंड, बॉडी, ऑर्गेनिज्म, और हमारा यहाँ पर क्या, ऑर्गेनिज्म, क्रेविंग और सफरिंग। देखते टोटल 12 कौन कौन सा है। इग्नोरेंस, जिसको हम लोग अविद्या बोलते थे। संस्कारा, संज्ञाना, कॉन्सियसनेस। नेफॉर्म, को नाम रूपा। सिक्स सेंस ऑर्गेन्स, सदायतना। कंटैक्ट, यानी हिंदी में साथ साथ बोलते चल रही हूँ, स्पर्श। फिर वेदना, ये तृष्णा। उपादान, भाव, जाति, जड़न भरत। हमारे पास दोनों में से कुछ भी कभी भी आ सकता है, इंग्लिश भी हिंदी भी, है ना। तो माइंड, बॉडी, ऑर्गेनिज्म, क्रेविंग और सफरिंग, है ना। तो ये देखो, 4 8 12, क्रेविंग, 12 इज जड़न भरत, यानी ये मेरा सफरिंग है। और 4 नेम एंड फॉर्म, इसी को माइंड, बॉडी, ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, हमारा नाम रूपा, है ना। तो ये चीज, तो देखो यहाँ मैंने लिख भी दिया है और ये हम लोग नोट्स में भी पढ़ रखे हैं। कि माइंड, बॉडी, ऑर्गेनिज्म किसको रिफर करता है, फिजिकल बॉडी एंड द माइंड। कॉम्बिनेशन है इग्नोरेंस और संस्कार, अविद्या और संस्कारा का जब कॉम्बिनेशन करते हैं तब हम कोई चीज को नाम रूप देते हैं, है ना। ये चीज। 8वां लिंक क्रेविंग की बात करता है, कोई चीज के लिए हमको डिजायर हो जाता है, वो चीज जब तक नहीं मिलेगी हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते। यानी ये कैसे, वेदना और तृष्णा से मिलकर के आया है, स्पर्श और वेदना से, है ना। और 12वां लिंक सफरिंग है, जिसमें कि हम क्रेविंग के वजह से, ये जो लालच है, उपादान है, इसकी वजह से हम जलन मरण के सफरिंग में फंस जाते हैं। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 4। नोट्स में हमने पढ़ा है, पहला लाइन की बात कर तो पहला लाइन किसका है, याद रखना। फर्स्ट लाइन इज ऑफ डिस्क्रेट्स, है ना। वेरी गुड। तो यहाँ क्या ये, है ना, उन्होंने इंसिस्ट किया, है ना। यहाँ स्पिनो जो है और यहाँ पूछ रहा है, पहला लाइन अभी जस्ट मैंने बोला कि ये डिस्क्रेट का है, कहाँ ध्यान रहता है विनीत, है ना। He insisted that there is an unchanging and abiding existence undergirding all things, one which is thought chief attributes of। यानी चूंकि आइडलिज्म से है तो आइडलिज्म का कंसेप्ट खोजेंगे। तो आइडलिज्म का कंसेप्ट में यही है कि यहाँ पर हमारा क्या, उन्होंने अणुओं पे यानी मोनाड्स पे, ऐसा नहीं, ना ही प्राइमेसी ऑफ सेल्फ, प्रमुखता सेल्फ पे भी बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज जो कि बदलती नहीं है, जो हर चीज क्या है उसके चीफ एट्रीब्यूट है बिना चेंज का, है ना। तो स्पिनोज जो है टिपिकली आइडियलिस्ट ट्रेडिशन के हैं, मगर एक अच्छे फिलोसफर, रेशनलिस्ट भी हो जाने जाते हैं। और उन्होंने कहा कि जो फिलोसफर जैसे कि कैंट, हेगल, जो कि आइडियलिज्म से रिलेटेड है, वो आइडिया की प्राइमेसी या कॉन्शियसनेस पे फोकस करते हैं, क्योंकि आइडिया ही सब कुछ है, वो कैंट और हेगल कहते हैं। लेकिन स्पिनोजा जो है अपने काम में एथिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए, क्योंकि वो पैंथेइस्टिक थे, आशावादी भी थे। और उन्होंने कहा गॉड और यूनिवर्स एक ही है और सेम है, और ये बदलते नहीं है, इनका इनफाइनाइट एग्जिस्टेंसेस जरूरी है, और इटर्नल मतलब हमेशा के लिए, जिसको उन्होंने गॉड और यूनिवर्स नेचर से कंपेयर किया। तो ये उन्होंने बात करी। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 5। नॉट पूछा है ना, की एलिमेंट नहीं है। तो रेशनल का जितना भी की पॉइंट है रिकॉल करो, उसमें से किसके लिए हम नहीं सोचते हैं, वही मेरा होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिल्कुल। समाज की विश्वास की बात करते हैं, हम अपना प्रेफरेंस जब चूज, क्योंकि ये क्या है, चॉइस थोड़ी है, चॉइस करते हैं हम। इनविजिबल हैंड, इनविजिबल हैंड यही बताता है, हम सोसाइटी के लिए सोचते नहीं है, लेकिन जब हम अपने लिए सोचते हैं ना, तो उससे अपने आप फायदा हो जाता है, हम किसी का नुकसान नहीं सोचते। तो इंडिविजुअल कंस्ट्रेंट, हम जब
कोई चीज चुन रहे हैं तो हम अपना बैरियर भी देखेंगे, हम अपना बिलीव भी देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपको चुनना है, मैं एक जनरल बेसिक लोकल एग्जांपल देती हूँ कि हमको 4 स्कूल में से चुनना है। तो हमने देखा भाई बैरियर, ये स्कूल सबसे बेस्ट है लेकिन मेरे घर से बहुत दूर है। तो मैंने अपना बैरियर भी तो देखा ना, कि ये वजह से हम इस स्कूल अच्छा है लेकिन नहीं चुन सकते। ये स्कूल अच्छा है, मेरे घर के पास भी है, और बिलीव करते हैं कि ठीक है इसमें भी बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर हम भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दे तो। ये मेरा बिलीफ से, हमको ये सब कुछ से, मेरे प्रेफरेंस, सब कुछ से फिट हुआ। हमने सोसाइटी का नहीं देखा कि सोसाइटी इसको अच्छा बोल रही है तो हम इसी पे जाएंगे, नहीं। नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 6। सोचो कि हमको स्कूल ओपन करना है, तो कोई गवर्नमेंट क्या सोचेगी? क्या पैसे के बारे में सोचेगी, या इफेक्टिव है वो प्लान कि नहीं, ये सोचेगी? तो जाहिर सी बात है, वेरी गुड विनीत, बिल्कुल इफेक्टिवनेस सोचेगी। वो बेनिफिट नहीं सोचेगी, क्योंकि बेनिफिट ओनली मॉनेटरी टर्म, और गवर्नमेंट किसकी बात कर रहा है? स्लम डवेलर्स की। तो वो वहां पे मॉनेटरी टर्म नहीं खोजेगी। स्लम डवेलर के लिए वो सोचेगी कि उस जगह पे स्कूल खोलना, उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देना, ये मेन्यू मनी से बेस्ट वैल्यू है कि नहीं। तो बिल्कुल मनी से मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट वैल्यू फोकस करता है। तो हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 7। इसी को रिलेट करते हैं पिछले शिफ्ट से। पिछले शिफ्ट में पूछा, ऐसा ही क्वेश्चन दिया था, बस पूछा कि इसमें से कौन सा रेकरिंग एक्टिविटी में नहीं आता है। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा सोर्स ऑफ द डायरेक्टरी मॉनेटरी कॉस्ट नहीं है। वेरी गुड। तो कौन सा नहीं है हमारा? फोरगोन अपॉर्चुनिटीज ना। फोरगोन अपॉर्चुनिटीज, ट्यूशन फी नहीं, बुक परचेज ये भी है। ट्रांसपोर्ट, फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी क्या होता है? देखो लिखा है हिंदी में भी, छोड़ दिए गए अवसर। जिसको मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी कर सकते हो, दूसरा बीएचयू से भी पीएचडी कर सकते हो। अब आपको कोई तो एक छोड़ना होगा, तो आपने जिसको छोड़ा वो मेरे लिए क्या हो जाता है, और जिसको लिया है जिसमें एडमिशन वो नहीं, जिसको छोड़ा वो मेरे लिए फोरगोन अपॉर्चुनिटी हो जाता है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तरीके से इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 8। डायरेक्ट एनकेसी का की पॉइंट है, हमने नोट्स में सबसे पहले लाइन में डिस्कस किया है इसको। वेरी गुड। क्या इनेबल करना है? डेवलपमेंट ऑफ अ वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, है ना। कॉमन स्कूल सिस्टम कौन बात करता है? कोठारी। सेकेंडरी एजुकेशन कौन बात करता है? मुडालियर। सेल्फ डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये एनपीई में बात करी गई थी। और वो एक स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट है, तो उसको स्पेसिफाई भी नहीं कर सकते कि एकदम एनपी में ही कहा गया था। नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 9। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा क्या, किस पे बेस्ड होगा? डाटा पे। इंपेरिकल मतलब जो चीज एक्सपीरियंस है, अनुभवात्मक है ना। हिंदी भी देखा करो, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब हम इंग्लिश वाले लर्नर भी फंसते हैं ना, तो हिंदी जरूर पढ़ो, उसका उसको और क्लियर हो जाता है।
तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन क्वेश्चन है। इसी की पॉइंट से आपको इम्पोर्टेंट याद रखना, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे भावात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक इन चीज के लिए। और ये बात किसने कही? गुड मॉर्निंग आनंदिता। बिल्कुल, किसने? फ्रियर्ड ने। फ्रियर्ड ने ही अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की बात की थी, जिसके अंदर उन्होंने कॉन्शियस डिजायर्स और ये सारी बातें की थी। तो उन्होंने पर्सनालिटी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे स्पेशली आपके ये सारे जो है सेपिंग करना, ये सब जो ई डीगो से शुरुआत हुआ, तो उस पे से। नेक्स्ट करो 11, किसने साइको सोशल डेवलपमेंट दिया है? वेरी गुड, किसने दिया है? एरिक इरिक्सन ने दिया। और एरिक इरिक्सन ने कितने स्टेप इन्हीं इसी अब याद करो, एग्जाम में अगर ध्यान होगा तो 2024 दिसंबर में इरिक इरिक्शन और मैच द फॉलोइंग में नीचे था लाइफ स्पैन कैरेक्टराइजेशन, है ना? तो ये देखो, हर चीज आपके नोट्स में पहले से है, आप कितना उसको बारीकी से पढ़ते हो ना, ये आपके ऊपर है। 2024 दिसंबर में आया था और ये 2022 का हम लोग क्वेश्चन डील कर रहे हैं। तो सोचो कि उसी समय मैंने ये बता दिया था, फिर भी 24 में आया है, तो कई लोगों ने मिस्टेक किया। तो देखो यहाँ लिखा है लाइफ स्पैन, अक्रॉस द लाइफ स्पैन पर डिस्कस किया। टोटल कितने स्टेज थे इनके? 8 स्टेज थे, है ना? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से शुरू किया था इन्होंने और इंटीमेसी तक गए थे, है ना? डिस्पेयर तक गए थे। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनोमी, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी, इंडस्ट्री वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी, जनरेटिविटी, ईगो इंटीग्रिटी, ये सारा कुछ, है ना? पूछ सकता है कि इसमें एडल्ट स्टेज के लिए कौन कौन से थे, या पूछ सकता है अडल्टहुड के लिए इन्फेंसी में कौन से थे, चाइल्डहुड में कौन से थे, ये सारा। चलो अच्छा है ना, एक्सटेंड हो गया अब जुलाई में, पहले अब आप इधर नेट का ध्यान दे लो। चलो नेक्स्ट करो। अब अपना स्पीड पकड़ो, जो जो पेंडिंग छोड़ रखे हो उस सबको पकड़ो और करो फास्ट। पेपर 1 पे फोकस करना, मैं बाबा बोलती हूँ। अच्छा, अब जब बात निकला ही है तो पेपर 1 का टास्क मैंने सबको दिया था, कम्युनिकेशन वाला, तो कर भी रहे हैं सब, बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, पर उनका स्कोर्स में कमी रह रहा है। तो ऐसे केस में जब हो कोई यूनिट हम कर रहे हो और स्कोर कम हो रहा हो, तो उस केस में पहले थोड़ा सा, एक दिन दिया पता चल गया स्कोर बहुत कम आ रहा है, उस केस में पहले थोड़ा कम्युनिकेशन की यूनिट को पढ़ लो। कहीं नोट्स होगा, कहीं खुद से पढ़ा होगा या कुछ बनाया होगा, उससे पढ़ो और तब फिर नेक्स्ट डे से क्वेश्चन बनाओ, है ना? क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन बना के भी कम कम हो रहा है, तो इससे वो आपका रिवीजन नहीं हो रहा, वो कोई फायदा नहीं है करने का। अनटिल एंड अनलेस आप क्वेश्चन से ही जो गलत हो रहा है उसको वहीं पे प्रैक्टिस कर ले रहे हो, तब नहीं भी पढ़ोगे नोट्स तो चलेगा। लेकिन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो, तब पहले नोट्स पढ़ो और तब बनाओ। क्योंकि कम्युनिकेशन में कई थ्योरीज है जिनसे क्वेश्चन आती है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 12। तो एक मास्टरी ओरिएंटेशन, यानी कि जब आपको उत्कृष्टता लक्ष्य है, यानी आप चाहते हो कि एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड में, और उस समय आप चाहते हो किसी चीज को अवॉइड करना, तो उस समय क्या बोला जाता है? तो उस समय क्या होगा हमारा? उस समय परफेक्शनिस्ट। आप चाह रहे हो मास्टरी और कह रहे हो कोई गलती हमसे नहीं होना चाहिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मतलब कुछ गलती होगा तभी। स्लोएस्ट हो नहीं सकता, कंपटीशन जीतना है इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती है, ये हम अवॉइडेंस। डू नॉट विनिंग द कॉम्पिटेंस, कंपटीशन क्या हो जाएगा? अप्रोच फोकस हो जाएगा। और हमसे बोल रहा आप अवॉइडेंस में किस चीज को फोकस करो, तो हम ये कि परफेक्शनिस्ट कभी गलती ही नहीं करते, है ना? तो मास्टरी गोल ओरिएंटेशन एक तरीके का मोटिवेशन जो कि लर्निंग और इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता है। और यहाँ है कि मास्टरी गोल ओरिएंटेशन लोग मोटिवेटेड होते हैं कि वो अपना बेस्ट दे, अपना स्किल उनको, वो दूसरों के साथ इससे कंपेयर नहीं होते कि वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं, बल्कि वो इससे होते हैं कि वो हमेशा अच्छा करे, कभी कोई गलती नहीं करे, हमेशा बेस्ट करे, कभी गलत ना दिखे, ये सब। फेलियर से डरते हैं वो। नेक्स्ट करो।
सीधा डायरेक्ट, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार एक एक साल बीच करके आ ही जाता है। बिल्कुल, कौन सा? एनपी 1986। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 14। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता है पर स्टेटमेंट बदल बदल के आते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया विनीत। बिल्कुल, नैक। फास्ट जवाब देने के लिए क्यूसीआई 1997, एनसीटी 1995, एनसीईआरटी 1961 और नैक 1994। ईयर याद रखना, पूछता है क्यूसीआई एक नॉन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है ना, नॉन प्रॉफिटेबल भी है, प्रॉफिट नहीं, ऑटोनोमस है। कौन से 21वें 1816 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत लॉन्च किया गया था? उसके बाद इसमें क्या है, कौन कौन? एसोचैम, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, और फिकी, और सीआईआई, ये सब हमारा जो है ना, इन्वॉल्व है क्यूसीआई में, तो ये सब याद रखना। चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 15, रिपीटेड क्वेश्चन। दोनों शिफ्ट में सेम सेम। वेरी गुड। सीधा 50 घंटे की सीपीडी होनी चाहिए। अब कई बार एग्जाम में आपको इसमें भी 50 दे सकता है, दो ऑप्शन में 50, तो ऐसे केस में 50 देख के अटैक मत मार देना, पढ़ना ऑप्शंस। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 16। वेरी गुड, तो यहाँ पर हमारा क्या? रीडिंग टेक्स्ट बुक्स। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 17, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन किसका लिखा हुआ है? अब ये क्वेश्चन आपके सब जगह काम देगा, कोई सेट का एग्जाम आप दे रहे हो, कोई नेट, टीजीटी, पीजीटी, जो देने वाले हो, अब बुक है, पूछ सकता है हमसे भी। वेरी गुड, बिल्कुल, कौन? हमारे किलपैट्रिक ने ये बोल दिया था। किलपैट्रिक ने, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन 1926, है ना, उन्होंने कहा कि शिक्षा का आधार के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया, और वो विलियम किलपैट्रिक ने कहा। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 18। हमने सोर्सेज पढ़े करिकुलम डिजाइन के, कौन कौन से सोर्स होते हैं याद करो, ऐसे फ्लो चार्ट में पढ़ा था हमने, कुछ सोर्सेज पढ़े थे, इनमें से कौन से नहीं है पूछ रहा है। बिल्कुल, कौन नहीं है? इकोनॉमी एज अ सोर्स नहीं है। साइंस सोसाइटी, नॉलेज लर्नर, ये सब पढ़ा था हमने, है ना? देखो, साइंस सोसाइटी, नॉलेज लर्नर, मोरल डॉक्ट्राइन, इसके अलावा और भी पॉइंट्स पढ़े थे हमने। पूरा एक ऐसा टेबल भी बना के आपको नोट्स में दिया हुआ है अलग से, जिसमें बहुत सारा की पॉइंट न्यू न्यू की करिकुलम से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना, इकोनॉमी एज अ सोर्स नहीं है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 19। याद करो, पिछले वाले दिन में हमने नॉन टेक्निकल पढ़ा था, आज टेक्निकल पूछ रहा है, तो बताओ अब इसमें से खोजो। अब टेक्निकल का की पॉइंट सारा छाटोगे, एक ही बचता है जो कि टेक्निकल का की पॉइंट है। टेक्निकल साइंटिफिक करिकुलम कौन सा? वेरी गुड विनीत, वेरी गुड पूजा। बिल्कुल, कौन सा? यूनिवर्सल। बाकी तीनों सब्जेक्टिव, पर्सनल, एस्थेटिक, ये तीनों क्या है? नॉन टेक्निकल है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच अपनाता है, क्वालिटेटिव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच अपनाता है नॉन टेक्निकल। और ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, इसमें रिजिड अप्रोच होता है, सॉल्व, है ना, ये सारा, और इसीलिए ये यूनिवर्सल। पूरा हमने डिफरेंस पढ़ा है अलग अलग, और मैंने हाईलाइट भी किया था कौन कौन सा डिफरेंस डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है और आने की चांसेस है, तो ये देखो। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 20।
बेसिक प्रिंसिपल टाइलर ने सजेस्ट नहीं किया था। बिल्कुल, कौन सा? टीचर का पर्पस डिटरमाइन कर, उन्होंने OSOE की बात की थी, जिसमें एजुकेशन एक्सपीरियंस से कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उनको इवेलुएट करना है, ये सारा। पर उन्होंने ये टीचर पर्पस को डिटरमाइन करना है ये बात नहीं की थी, है ना। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 21। सेम क्वेश्चन वहां पर था पीछे वाले दिन में, जहां हमने पढ़ा था F=T² वाला फॉर्मूला करके पूछा है। अब यहाँ बस पूछ रहा है, याद करो ये क्वेश्चन 2024 दिसंबर में भी आया था, तो समझाया था, मैं बस रिकॉल करवा रही हूँ और उस बेसिस पे एग्जाम जवाब देना। बिटवीन ग्रुप वेरिएंस इज सब्सटेंशियली ग्रेटर देन द विद इन ग्रुप वेरिएंस, यानी F=, क्या होता है, MSB/MSW। ये किसके एरर के बारे में बताता है और ये किसके बारे में बताता है? अब इसमें से पूछ रहा है कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर ये वाला वैल्यू बड़ा है इसके कंपैरिजन में, ये भी लाइन में लिखा था आपकी नोट्स में। वेरी गुड, सैम्पलिंग एरर, है ना। सैम्पलिंग एरर हमारा विद इन ग्रुप वेरिएंस अगर बड़ा हो जाता है तब। हमने पढ़ा था कि बिटवीन वाला जो है हमारा कब होता है, बिटवीन वाला ग्रुप वेरिएंस हमारा जो है विद इन ग्रुप एरर हमारे अंदर, और बिटवीन ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो वेरिएबल इंटरेस्ट की वजह से। यहाँ भी वो चीजें मेंशन, chance error, random error, sample does not represent sampling error, है ना। अगर उस केस में हमारा अगर ये बड़ा हो जाता है और ये छोटा, तो सैम्पलिंग एरर होता है। और कौन कौन सा एरर किस में होता है, किस में वेरिएबल इंटरेस्ट या एक्सपेरिमेंट की वजह से होता है, ये भी डिस्कस किया है, 24 दिसंबर में भी डिस्कस किया है, नोट्स में भी डिस्कस किया है। और ये आ रहा है, आपने देख लिया, ऐसा 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। और इसी में नहीं, आपके जो भी अदर एग्जाम देते हो उसमें भी ये पूछता है। तो इस नोट्स को बहुत अच्छे से रीड करना। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 22। अभी मैं क्वेश्चंस इसलिए करा रही हूँ कि आपको आइडिया लग जाए कि हमको रिवीजन करते समय क्या करना, और फिर जब हम रिवीजन करें तो उन बातों पे फोकस करो। सीधा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप कोई एक्सपेरिमेंट क्यों करते हो, आपको क्या चाहिए, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, अच्छे से समझो विनीत, और फिर से जवाब दो। आप जो एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको क्या चाहिए, कोई चीज आप एक्सपेरिमेंट में कर रहे हो, आप क्या रिजल्ट में चाहते हो। बहुत बढ़िया पूजा, बिल्कुल। क्या चाहते हैं हम, अपना ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड विनीत, अपना ट्रीटमेंट जो हम दे रहे हैं वो कितना मैक्सिमम कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई नया मेथड यूज कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम हमेशा चाहेंगे ना कि मेरा एक ट्रीटमेंट बेस्ट होना चाहिए, वरना करने का क्या फायदा। अब ये नहीं है, गलत भी होता है, लोगों का ट्रीटमेंट बेस्ट नहीं भी होता है, पर हम कोशिश तो यही करते हैं और एरर को कम कर सके। तो ये मेरा चांस प्रिंसिपल होता है जब भी हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च करने जाते हैं तब। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन आपसे पूरा निकालने को नहीं कहा है, मैंने बताया था आप लोगों को क्या क्या कैसे कैसे निकालने पर किस वर्ड को कहाँ पर रुकेंगे। और देखो क्या पूछा है हमसे, अच्छा से पढ़ो विनीत, हड़बड़ा के नहीं। तो हम लोग रिकॉल करते, सबसे पहले तो रॉ स्कोर लिखते थे, रॉ स्कोर का मीन निकालते थे, फिर x - m करते थे, ये डेविएशन है। अगर यहीं पे सम कर देते थे, समेशन x - m, तब क्या आता था, वेरी गुड पूजा, 0 आता था। जब हम यहीं पे सम करते थे तब, मीन निकालने के बाद रॉ स्कोर माइनस मीन करने पर तब। और जब हम इसी समेशन डेविएशन का स्क्वायर करते थे, हमसे ये वाला हिस्सा पूछा है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। तो सॉल्व करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर डिविजन तो 40 आएगा, है ना। उसके बाद हम सम ऑफ स्क्वायर डिविजन निकालते थे, जो भी नहीं, मान लो 40 आया, तब हम इसका एवरेज निकालते थे, 1 2 3 4 5, तो 5 यानी 8, ये मेरा हमारा आ गया वेरिएंस। इसी का सिग्मा, उसी का स्क्वायर रूट करते तो हमारा सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता, ये चीज। तो सम ऑफ स्क्वायर डिविजन हमको यहीं तक आया, 0 नहीं, है ना। ये चीज क्लियर पहले भी होना चाहिए था विनीत,
है ना। तो इन चीजों को, मिस्टेक को समझो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराया हुआ, और आपने मुझे खुद से सॉल्व करके भी दिया है अपनी कॉपी में, होमवर्क भी किया है आपने। तो मुझे पता है कि आप इस चीज को प्रैक्टिस किए हुए हो, और फिर गलती कर रहे हो तो क्या फायदा उस प्रैक्टिस का। तो उस चीज को देखो, समझो क्वेश्चन कहाँ पर रोक रहा है हमको। और तब जब भी नहीं समझ में आए तो पहले जो मैंने तरीका बताया लिखो, हमने कौन कौन सा स्टेप किया था। रॉ किया, रॉ स्कोर माइनस मीन किया, फिर रॉ स्कोर माइनस मीन का स्क्वायर किया, फिर एवरेज किया, एवरेज तो वेरिएंस निकाला, फिर रूट किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकला। अपने आप आ जाएगा आंसर। तो इन चीजों को समझो। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 24। रिलायबिलिटी कोफिशिएंट क्या होता है? बिल्कुल, हमेशा 0 to 1। कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्यों? ये भी एग्जाम में आता है, तो रिकॉल करते हैं यहीं पर। सॉरी, 0 to 1 के बीच में होता है बिल्कुल, लेकिन हमसे मिस्टेक हो गया। पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हमारा यही होगा, है ना। नेगेटिव तो होता नहीं है, ये रेंज में बात करते नहीं। विद इन अ रेंज ऑफ +1 बोला है, ये भी नहीं। मैक्सिमम पूछा था इसलिए। अदरवाइज जो 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 लोग 0 to 1 बोले मैंने जो क्वेश्चन आपसे बोला उसके हिसाब से सही था। यहाँ मैक्सिमम पूछा है तो ये मैक्सिमम क्यों नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि खुद के सेल्फ कोरिलेशन टेस्ट का रिजल्ट होता है, इसलिए ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये भी एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 25। देखो यही क्वेश्चन सेम आपकी मैथ द फॉलोइंग में ऑप्शन में था। हेल्प स्टूडेंट क्वेश्चन चैलेंज डोमिनेशन, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। बताओ ये की पॉइंट, लगातार 4 बार सेम लाइन। आप पूरा 2020 से लेके 24 तक का उठाओ, सेम लाइन आपको देगा किस। वेरी गुड। तो किसमें हमारा क्रिटिकल पेडागॉग, क्रिटिकल पेडागॉगी, है ना। बाकी सारे पॉइंट्स इसको छोड़ करके ये सब फ्रेड से ही रिलेटेड है। पेडागॉगिकल एनालिसिस बस अलग है। पेडागॉगिकल एनालिसिस हम क्या करते हैं, हमारा पेडागॉगी, पेडागॉगी प्लस एनालिसिस। पेडा मतलब चाइल्ड, गॉगी मतलब टू लर्न। जब हम लर्न टू टीच, लर्निंग के लिए जब हम प्रैक्टिस कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, वो अप्रोच, दैट इज पेडागॉगिकल एनालिसिस। और क्रिटिकल पेडागॉगी में जब ऑपरेशन की बात करते हैं, डायलॉग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये सब यूज करते हैं। फ्रीयर्ड के द्वारा ये दिया हुआ है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन 26। कैलेंडर का इस तरीके से क्वेश्चन हार्ड आता है, इस भी आपका आया था लेकिन वो ड्रॉप हो गया, क्योंकि इनडायरेक्ट पूछ के डायरेक्ट ऑप्शन में दे दिए थे। वेरी गुड। तो यहाँ क्या, कैटेगरी 6, है ना। कैटेगरी 6। क्या पूछा, डायरेक्शन, कमांड और ऑर्डर, और ये किस में देते हैं हम, कैटेगरी 6 में देते हैं। टोटल 10 कैटेगरी होता है, ये देखो। गिविंग डायरेक्शन से 1 to 4 हमारा जो है, पूरा 1 to 4 डायरेक्ट टॉक होता, इनडायरेक्ट होता है। 5 to 7 डायरेक्ट टॉक होता है। 8 9 स्टूडेंट टॉक होता है, और 10th हमारा साइलेंस होता है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन 27। टीचर स्कोर दे रही है और जितने भी मार्क्स है बस उसको जोड़ दे रही है। वेरी गुड। बिल्कुल, यहाँ क्या हमारा मेजरमेंट। वेरी गुड विनीत। तो क्वांटिफाई कर रहे हैं हम, बस सही गलत है, मार्क्स दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और कुछ नहीं हमने अभी जजमेंट किया है। नेक्स्ट करो 28। डिस्प्ले पोर्टफोलियो का पर्पस क्या होता है?
वेरी गुड। तो यहाँ क्या भी, तो ये हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सके मेरा हाईएस्ट लेवल क्या है। डायग्नोज करना है डिफिकल्टी एरिया ऑफ लर्नर्स, तो डायग्नोस्टिक। डॉक्यूमेंट करना है स्टूडेंट के ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स, तो वो हमारे डिपेंड करेगा पर्पस, पोर्टफोलियो क्या पर्पस है हमारा, ये सारा। नेक्स्ट करो 29। रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा वाला जो है स्कूल मैनेजमेंट टूल केंद्रीय विद्यालय के द्वारा यूज किया गया। देखो तो यहाँ क्या, सला दर्पण। सला दर्पण एक ऐसा स्कूल मैनेजमेंट, निष्ठा नहीं, विनीत, है ना। निष्ठा किस टीचर्स को ये सब को लेकर के है, वो अलग है, केंद्रीय विद्यालय का नहीं है वो कॉमन है। और ये सला दर्पण स्पेशली केंद्रीय विद्यालय ने यूज किया था अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अटेंडेंस को ट्रैक करने के लिए, एकेडमिक प्लानिंग करने के लिए, हर एक चीज के लिए सला दर्पण का यूज किया गया था। सला सिद्धि क्या है जरा बताओ। सलाह सिद्धि भी हमारे स्कूल इवैल्यूएशन के लिए है, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए ये है, स्कूल इवैल्यूएशन के लिए ये आपको याद होना चाहिए। स्कूल इवैल्यूएशन के लिए कहा, स्कूल इवैल्यूएशन एक तरीका है जिससे कि स्कूल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो कि मेरा हमारा गोल है, जो कि हमारा क्या है, गोल है ना। याद रखना। तो सलाह सिद्धि एक नेशनल प्रोग्राम, कैसे स्कूल को इवेलुएट करे उसमें, और ये कब आई थी, 7 नवंबर 2015। तो जब आप ये, आपको मैंने तरीका बताया कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, नया टर्म मिला, मुझे लगा सला सीधी नया लग रहा है, एक बार रिकॉल करवा देते, तो मैंने रिकॉल करवा दिया। तो वैसे ही आपको भी करना है, निष्ठा पेपर बनने पढ़ते हो, तो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था 7 नवंबर को, है ना। जो कि स्कूल एक तरीके से, ये ई पाठशाला सारांश नेशनल प्रोग्राम ऑन, है ना, इसी समय और भी लॉन्च हुआ था, ई पाठशाला भी, सारांश भी, और जो ये सलाह सिद्धि है, सलाह सिद्धि का दूसरा नाम क्या है, NPSSE, नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड इवेल्युएशन, नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड इवेल्युएशन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 30। वेरी गुड। तो यहाँ क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एसिंक्रोनस पूछा है। तो पॉडकास्ट बाद में भी सुन सकते हैं, यूट्यूब वीडियो भी, डिस्कशन फोरम में भी बाद में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस, और हर बार कभी सिंक्रोनस में पूछ देता है, ऐसे ही ये एग्जाम्पल्स कॉमन है और हर बार पूछता है। नेक्स्ट करो 31। सॉरी। वेरी गुड। तो यहाँ क्या, बिहेवियरिस्ट, किस पे, बिहेवियरिस्ट, स्किनर से रिलेट करके रिकॉल कर सकते थे। सॉरी। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा नेटवर्क लर्निंग में बिलीव करता है। वेरी गुड, बिल्कुल। कौन सा, कनेक्टिविज्म। कौन सा हमारा, कनेक्टिविज्म। नेक्स्ट करो 33।
विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाई द रीफ्री स्टेप ऑफ लिविंग चेंज मैनेजमेंट? इस बार के एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है ये टॉपिक। ठीक है। बिल्कुल। री इन्फोर्स, वापस से री इन्फोर्स करना, चेंज को कम्युनिकेट, फ्रीज, अनफ्रीज, अनफ्रीज, फ्रीज, रीफ्रीज, है ना? तो उस केस में हमारा चेंज को कम्युनिकेट करना पहले स्टेप में, एग्जीक्यूट करना और चेंज को प्लान करना दूसरे स्टेप में, और री इन्फोर्स करना आखिरी स्टेप में। नेक्स्ट करो 34। वेरी गुड। तो यहाँ क्या प्रोसेस, हाँ प्रोडक्ट नहीं, सिक्स सिग्मा आपके प्रोसेस को एनहांस करती है डीएमएआईसी के थ्रू, है ना? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव। तो देखो यही क्वेश्चन को थोड़ा ब्रॉड करके पूछा आपके 24 में। इस बार पोकायोके इम्पोर्टेंट है। 35 करो पोकायोके, या जस्ट इन टाइम आपके एग्जाम के लिए 35 करो। बताओ, कल ही हमने डिस्कस किया प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी किसके मेंबर में आएगा? वेरी गुड। तो जिसमें जनरल एजुकेशनल काउंसिल में, क्योंकि यही एकेडमिक्स ये देखता है, जनरल एजुकेशन काउंसिल, और इसी वजह से इसमें। नेक्स्ट करो 36। इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, इन एजुकेशन मैनेजमेंट एज अ सिस्टम। अच्छा, और ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों क्या है? अम्ब्रेला टर्म जो एनईपी 2020 में डिस्कस किया गया है, ये भी पूछता है, याद रखना, अम्ब्रेला टर्म है चारों। नैक ये एक्रेडिटेशन के लिए काम करता है, एजुकेशन ग्रांट काउंसिल फंडिंग के लिए काम करता है, एनएचईआरसी जो है वो आपका स्टैंडर्ड सेटिंग वगैरह इन सबको रेगुलेट करने के लिए, और जीईसी आपके लर्निंग आउटकम्स एकेडमिक्स इसके लिए काम करता है। नेक्स्ट करो 36। बिल्कुल। तो प्रोसेसेस क्या है यहाँ पर? अनप्रिडिक्टेबल है। एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ प्रोसेस अनप्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट करो 37। इंडियन साइन लैंग्वेज की बात, बिल्कुल, किसमें? एनईपी 2020 में कहा गया कि इंडियन साइन लैंग्वेज फॉर टीचिंग एंड मॉनिटरिंग, है ना? इसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट करो 38। हर बार पूछता है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इसमें इसका इंग्लिश वर्जन आ गया है, हिंदी ये, इसको इग्नोर करो। तो बिल्कुल यहाँ क्या, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 39।
बिल्कुल। तो हेल्प्स इन अटेनिंग इंक्रीज डिपेंडेंस। एटी क्या करता है? असिस्टिव टेक्नोलॉजी। क्या आपको किसी पे जो है स्टेटमेंट नॉट पूछा है ना, तो आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑटोनोमी देता है, सेल्फ मोटिवेट करता है आपको। जो ये डिपेंडेंस है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं कराता, बल्कि आपको फ्रीडम देता है। दूसरों पे डिपेंडेंट होने से आप खुद से उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से चीजें कर सकते हो। तो यहाँ क्या डी है ना, तो ये उल्ट गलत बोल रहा है। है ना, इंक्रीज डिपेंडेंस नहीं बल्कि डिक्रीज कर देता है डिपेंडेंस को, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट करो 40। वेरी गुड। तो यहाँ क्या है, कौन सा बेस्ट है हमारा, कि हम पॉजिटिव शेपिंग इंटरवेंशन ले, जो सपोर्ट करेगा पूरे क्लास को और इंडिविजुअल स्टूडेंट दोनों को। हम ऐसा इंटरवेंशन ले, ऐसा शेपिंग इंटरवेंशंस ले, जो धीरे 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 मेरे पूरे क्लास को सपोर्ट भी करेगा, उनके बिहेवियर को भी इम्प्रूव करेगा, सब कुछ। नेक्स्ट करो 41। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था आपका, पूछा था फैमिली किंग्सले डेविस के द्वारा कौन कौन से फंक्शन दिए गए थे? वेरी गुड। यहाँ क्या, ये सिर्फ सी छोड़ करके कि वो सोशल इक्वालिटी के गोल को स्टैब्लिश करेगा, ये फैमिली का काम नहीं है, ये सोसाइटी कर सकती है। सोशलाइज करना, उनको प्रैक्टिकल इमोशनल सपोर्ट, नर्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सोशल आइडेंटिटी मेंबर प्रोवाइड करना, ये सब उनका काम है, ये काम नहीं। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 42। बिल्कुल। तो यहाँ क्या, ए बी और सी। फ्रीडम कम्स अंडर मेटाफिजिक्स, एम्पिरिसिज्म अंडर एपिस्टेमोलॉजी, इंडक्शन मेथडोलॉजी, ए प्रायरी नॉलेज ये किस में आना चाहिए था, एपिस्टेमोलॉजी में। कंसेप्ट ऑफ गॉड किस में आना चाहिए था, मेटाफिजिक्स में। तो डी और ई गलत है हमारा, पहला सही है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 43। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ए बी डी। क्या क्या है, पहला बोलता है सांख्या का मतलब सही ज्ञान, समाख्या ख्याति, सही है एकदम। सांख्या प्लुरलिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म एंड अनकम्प्रोमाइजिंग, बिल्कुल, ये भी ठीक है हमारा। सी कहता है राइट नॉलेज, सही ज्ञान वही है जहां पे हम पुरुष और प्रकृति को जोड़ दें। मुझे बताओ, जोड़ देंगे या अलग करना सही ज्ञान है? डिफ्रेंशिएट करना, ट्रू नॉलेज वही है जहां हम डिफ्रेंशिएट कर सके, अलग कर सके कि पुरुष और प्रकृति क्या है, डिफ्रेंशिएट कर सके, है ना। यही ट्रू नॉलेज है। आप निकालो सांख्या वाली नोट्स, उसमें देखना कि आपका नॉलेज में, करिकुलम में क्या पढ़ा, हमने यही पढ़ा है। तो इसलिए सी एलिमिनेट हो गया। फिर शंकराचार्य ने संख्या
को मेन अपोनेंट कहा है वेदांता का। बिल्कुल, वेदांता एक ही की बात करता है, सब कुछ एक है, और सांख्या दो की बात करता है, तो मेन अपोनेंट हुआ। बिल्कुल ठीक है। ई कहता है व्यू ऑफ सांख्या योगा इज कॉल्ड प्रकृति आरंभवाद। बताओ, कुछ नया बनता है, बल्कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, इसलिए हम लोग यहाँ क्या होता है हमारा, प्रकृति परिणामवाद। परिणामवाद पढ़ा है ना हमने, प्रकृति परिणामवाद रामानुजाचार्य के अकॉर्डिंग प्रकृति का हमारा, और आरंभवाद किसमें है, ये वेदांता में। कुछ नया बनना इज इन वेदांता, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है वो प्रकृति परिणामवाद हमारा सांख्या में है। देखो कितना इन डेप्थ, बेसिक कंसेप्ट ही पूछा है, पर कितना स्मार्टनेस से पूछा है। तो ये सब तभी कर पाओगे जब आप रिवीजन करोगे। इन चीजों को पकड़ो, अच्छा ये बातें कहो, और एक भी बात ऐसा नहीं है जो मैंने आपको कहानी भी सुनाई नहीं है क्लास में पढ़ाते समय। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 44। एलिमिनेट करो, आ जाएगा। इंग्लिश से कंफ्यूज हो रहे हो, हिंदी वाला देखो, उससे भी आ जाएगा। एलिमिनेट करके दो ऑप्शन पे आओ, दो ऑप्शन से फिर एक ऑप्शन पे आओ। वेरी गुड, बिल्कुल। तो क्या है हमारा, सी डी और ई। प्रोलिफरेशन बढ़ाने की बात करते हैं, बल्कि नहीं, हटाने की। प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना नहीं। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही है, सी डी ई। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 45। वेरी गुड। तो क्या, बी सी डी, है ना। तो इससे हमको सिर्फ ये नहीं मिला कि कोठारी क्या कहते हैं, इससे हमको ये भी पॉइंट मिला कि कभी आगे अगर ऐसा यही स्टेटमेंट दे के पूछ दे और पूछे किसका रिकमेंडेशन है, तो भी याद रखेंगे। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस तो हमेशा आता है। सेकेंडरी एजुकेशन लार्जली वोकेशनलाइज, ये भी रिकमेंड किया कोठारी ने। नेक्स्ट करो 46। काउंसलिंग इसमें से कौन सा नहीं है। वेरी गुड। तो कौन सा हमारा, नॉट, ए बी सी, ए नहीं है, भी नहीं, और इन्फ्लुएंस भी नहीं करते। डी और ई तो है ही, हम उनके अंदर बदलाव लाते और वार्मथ देते। ये तो की पॉइंट ही है मेरे काउंसलिंग का। कार्ल रॉजर्स की काउंसलिंग को याद करो, उसमें की पॉइंट्स है। ये तीनों नहीं है हमारा, है ना। नेक्स्ट करो 47। सृजनशील बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का होता है, यानी क्रिएटिव स्टूडेंट को। ऐसे समझो, मान लो यहाँ क्लास में कोई ऐसा बच्चा जो क्रिएटिविटी है, बाकी बच्चे पीछे चल रहे हैं, तो हम सबसे ज्यादा ध्यान पहले किस पे देंगे, जो बच्चा पीछे चल रहा है। तो एक तो डिसंगेजमेंट होता है, इग्नोरेंस नहीं होता, डिसंगेज हो जाते हैं, क्योंकि हम उनके साथ इंगेज ना होकर हम वीक बच्चे के साथ इंगेज होने लगते हैं। और स्कूल ड्रॉप आउट, जिसकी वजह से वो वहां से ड्रॉप आउट कर लेते हैं। इग्नोरेंस और एक्सप्लॉइटेशन का हाइयर रिस्क नहीं होता हमको, ना हम उनका शोषण कर रहे हैं, ना वो अज्ञानता, है ना, वो उनको इग्नोरेंस भी नहीं, बल्कि हमारा क्या है, डिसंगेजमेंट और स्कूल ड्रॉप आउट। ठीक है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 48। रिपीटेड है ये। वेरी गुड। तो यहाँ क्या हमारा, ए सी और डी। रिपीटेड है इसलिए इसको आगे स्किप करते हैं।
बता रखा है। नेक्स्ट करो 49। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर क्या रिक्वायर करता है? वेरी गुड। यहाँ क्या ए, सी और डी? एक्सपैंड द नॉलेज डोमेन ऑफ सब्जेक्ट, इनैक्टमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम्स, और ड्यू टू चेंजिंग पेडागोगी। फाइनेंशियल के लिए नहीं और ना ही ये। आज का लास्ट क्वेश्चन करो। टाइलर का चार क्वेश्चन, जो ओएसओ के चार क्वेश्चन है, दो डब्ल्यू एच और हाउ वाला क्वेश्चन क्या है बताओ। वेरी गुड। तो यहाँ क्या, ए, सी, डी और ई। एजुकेशनल गोल्स टू बी अटेंड, कैसे मेथड स्ट्रेटेजी, हाउ हम उसको एवेलुएट करेंगे, और कौन सी लर्निंग ऑर्गेनाइज करना है। कौन सी इंस्ट्रक्शन मटेरियल की ये बात वो नहीं करते हैं, है ना। बी की बात वो नहीं करते हैं। सिंपल दो डब्ल्यू एच पढ़ा था हमने, दो हाउ पढ़ा था। और कैसे अरे याद करोगे? सबसे पहला उन्होंने क्या क्या, ऑब्जेक्टिव यानी पर्पस, तो कौन से एजुकेशनल गोल, देखो उसी से ओ से है ये रिलेटेड। उसके बाद कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप सेलेक्ट करने वाले हो, तो व्हाट लर्निंग टू बी प्रोवाइडेड, यानी ये सिलेक्शन एस वाले का जवाब है ये, है ना। ओ, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करोगे, तो ये ओ वाले का जवाब है। और सिंपल खोजना था। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। ही सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो सभी को सेशन को शेयर करो और सेशन को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट डे। टेक केयर एवरीवन, एंड यस, अपनी रिवीजन करो। जो टास्क दे रखा है पेपर 1 और पेपर 2 का, वो कंप्लीट करो। वीकेंड होने पर ही है। आई विल आस्क कि आपने उस टास्क को कितना किया है, कितना नहीं किया। उम्मीद करते हैं डेली एक मॉक दे रहे होगे आप, पेपर 2 का भी, जो मैं आपको कोर्स में दे रही हूँ, और पेपर 1 का तो देते ही हो। चलो, टेक केयर एवरीवन।